अपनी जड़ें नहीं छोड़ सकते। मतलब मैं पढ़ने के लिए, मैं अगर रोहतक में पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना गांव छोड़ दिया, अपने लोग छोड़ दिए। अपनी जड़ें नहीं छोड़ सकते आप एक बात सोच रखिए कि देश के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा जब तक नहीं मिलती, मूलभूत सुविधाएं जब तक एक एक व्यक्ति को नहीं मिलती, तब तक चैन से नहीं बैठता। कि आम आदमी पार्टी में क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी है आजाद हिंदुस्तान में जो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम कर रही है। वो सोचते थे मैं मर भी जाऊं तो क्या हुआ, मैं शहीद भी हो जाऊं तो क्या हुआ, जब आजादी मिलेगी तो हमारे बच्चों को भी यही सब मिलेगा। मिला है क्या हमको? लोग भगवान के उस मैंडेट को दुत्कारते हैं और इसीलिए उनके हश्र सबके खराब होते हैं। जो भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपने लिए कमाया या लोगों का ध्यान नहीं रखा, भगवान उनको सजा देता है फिर। और ये भी समझ में आया कि अगर चाहे तो कर सकते हैं, अगर पॉलिटिशियन चाहे तो देश बदल सकता है, लोगों के नसीब बदल सकते हैं। के बारे में पता नहीं कौन से गांव से है। देखिए मेरा गांव पड़ता है अभी कैथल डिस्ट्रिक्ट में, पहले जींद डिस्ट्रिक्ट में होता था, धनौरी गांव मेरा पड़ता है। अच्छा। और वहीं पे वो पुश्तैनी हमारी जमीन, परिवार वहीं पे, चाचा ताऊ वहीं पे हैं। चूंकि मेरे माता पिता गवर्नमेंट सर्विस में थे और मेरे फादर लेक्चरर थे, मेरी मदर कलायत में है धनौरी साइड। वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको बताया था कि वहाँ है। और चूंकि वो जॉब में थे तो उनको अपनी जॉब की वजह जहाँ भी ट्रांसफर होता, सरकारों ने बहुत दौड़ाया दूर दूर, तो जहाँ ट्रांसफर होता है तो बच्चों को साथ ही जाना पड़ता है। तो हमारी पढ़ाई अलग अलग जगह पे हुई। कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, फादर भी और मदर भी दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। अब रिटायर्ड हैं, मेरी मदर डिप्टी डीओ रिटायर्ड हैं, फादर प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। तो वो लोग भी संघर्ष कर रहे थे और वो संघर्ष सारा हमने देखा है कि मिडिल क्लास फैमिली का क्या संघर्ष होता है। और उस दौरान अलग अलग जगह पे रहे, कलायत रहे, नरवाना रहे, रोहतक रहे, अलग अलग जगहों पे रहे, पढ़े किसी तरह से। तो उनको ये था कि बच्चों को पढ़ा दें किसी तरीके से, इस सक्षम बना दें तो समाज में शायद कहीं आगे निकल जाएंगे। और हमको ये था कि अगर हमको कुछ परिवार निकल पाते हैं, कुछ लोग निकल पाते हैं, हमको ये था अगर हम सक्षम हैं आज के दिन में और हमारे माता पिता ने, समाज ने, परिवार ने इस लायक बनाया कि कुछ कर सके, तो हम पूरी आवाज उठानी चाहिए उस पृष्ठभूमि के लिए। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं, मेरे एक बड़े भाई हैं और सबसे बड़ी हमारी बहन है। तो इतना ही परिवार है। तो जॉब करते हैं भाई, ये क्या करते हैं? हाँ, मेरे ब्रदर सॉफ्टवेयर में हैं, वो अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे ब्रदर सॉफ्टवेयर में, मेरी बहन जो है वो दिल्ली में मैरिड है। तो ये सामान्य सी पृष्ठभूमि है। कोई आज आपने पत्रकारिता की, सीधे आपने आज तक ज्वाइन किया था, उससे पहले कुछ और संघर्ष आपने किया? नहीं, देखिए मैंने अपना पत्रकारिता का करियर जो शुरू किया वो आज तक से किया। उसके बाद फिर मैं जी न्यूज में रहा, फिर मैं नेटवर्क 18 में मैंने काम किया। तो अलग अलग जगह पे रहते हुए पॉलिटिक्स को चारों तरफ से देखा, पॉलिटिकल कवरेज करते थे, क्योंकि अंदर बाहर से समझने का मौका मिला सारी चीजों को। और ये भी समझ में आया कि अगर चाहे तो कर सकते हैं, अगर पॉलिटिशियन चाहे तो देश बदल सकता है, लोगों के नसीब बदल सकते हैं। अगर आप लोगों के हक के लिए लड़ें तो उनको हक दिलवा सकते हैं। चाहते नहीं बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसको राजपाट का जरिया समझते हैं। जब तक ये चलता रहेगा हमारी पॉलिटिक्स में, तब तक आम लोगों की जिंदगी नहीं सुधर सकती। अनुराग नांडा पॉलिटिकल बीट देखते थे और आई थिंक आम आदमी पार्टी की बीट ज्यादा 7 साल से लगभग आपने वही देखा। मैंने तो ऑलमोस्ट शायद ही कोई ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होगी जो मैंने अपने पॉलिटिकल करियर में कवर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी को कवर किया, कांग्रेस को कवर किया, आम आदमी पार्टी को कवर किया और रीजनल पार्टीज में भी बहुत सारी पार्टीज को कवर किया। पॉलिटिक्स को मैंने इसीलिए कहा कि जब आप किसी चीज को बहुत नजदीक से अंदर बाहर से देखते हैं तब आपको उसके अंदाजा होता है, उसके अच्छे और बुरे का अंदाजा होता है, और तब आपको ये असेसमेंट होता है कि क्या किया जा सकता है अगर पॉलिटिक्स अच्छी हो तो, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग हो तो। आप अच्छी मानते हैं, बुरी मानते हैं? मैं तो अच्छी मानता हूँ, जिससे आप लोगों का जीवन सुधार सकते हैं, जिससे आम लोगों की मदद कर सकते हैं, उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। भगवान ने आपको, पॉलिटिशियंस को भगवान एक मौका देता है कि आप लोगों का नसीब सुधार सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। लोग भगवान के उस मैंडेट को दुत्कारते हैं और इसीलिए उनके हश्र सबके खराब होते हैं। जो भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपने लिए कमाया या लोगों का ध्यान नहीं रखा, भगवान उनको सजा देता है फिर कि मैंने तुम्हें जरिया बनाया था, जिस चीज के लिए भेजा था वो किया नहीं, तो इसलिए भगवान सजा देते हैं। तो पार्टियां तो आपने, जैसे अभी आपने कहा पॉलिटिकल बीट के तहत आपने बीजेपी की, समाजवादी की, कांग्रेस की, सारी पार्टियां की, फिर आम आदमी पार्टी में ही क्यों इंटरेस्ट है आपका? देखिए मैंने बताया ना कि अंदर बाहर सब देखने का मौका मिलता है और आपको ये भी समझने का मौका मिलता है। मुझे इस बात को लेके हमेशा से बहुत कष्ट रहा, जब पॉलिटिक्स में तो अभी आए, लेकिन जब पत्रकारिता की उससे भी पहले से, जब मैं कॉलेज में भी पढ़ता था, तो मुझे हमेशा इस बात का कष्ट रहता था कि हम समाज में हमने अलग अलग दायरे बना दिए, हमने बांट दिया समाज को, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जात का है, कोई किसी मजहब का, हमने बांट दिया उसको। हमने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हैं तो सारे इंसान,
चाहिए तो सबको वही, रोटी तो वही खानी है सबको, परिवार तो सबको पालना है। ऐसा तो नहीं है कि समाज का कोई वर्ग परिवार पाले और दूसरा नहीं पालेगा। तो सबको मूलभूत सुविधाएं तो वही चाहिए। 75 साल हो गए आजादी के, हम उस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसके लिए पता नहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हमारे शहीद हो गए थे। वो यही सपना तो लेते थे जब शहीद भगत सिंह को फांसी हुई होगी। यही तो सपना होगा उनकी आंख में कि ये अंग्रेज जो है अपने बच्चों को, अपने परिवारों को इतना अच्छे से पालते हैं और हमें गुलाम बना के रखते हैं, हमें कोई सुविधा नहीं देते। वो सोचते थे मैं मर भी जाऊं तो क्या हुआ, मैं शहीद भी हो जाऊं तो क्या हुआ, जब आजादी मिलेगी तो हमारे बच्चों को भी यही सब मिलेगा। मिला है क्या हमको? वो विकसित देश है, वो अपने यहाँ लोगों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं और हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं। हमारे जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती है। वो आग थी, वो दर्द था अंदर, वो जो यहाँ तक खींच लाया और शायद आगे भी वही लेके जाएगा। मैंने पूछा कि आम आदमी पार्टी में क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी है आजाद हिंदुस्तान में जो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम कर रही है। आप इसके ऊपर आप बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बना सकते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े दिखा सकते हैं और बहुत सारे नेताओं ने सपने दिखाए भी, ऐसे ऐसे सपने दिखाए जो पूरे हो ही नहीं सकते, बोला लेकिन एक मूलभूत सुविधाएं सबको उपलब्ध कराना किया जा सकता है, बहुत पहले किया जा सकता था। ये एक ऐसी चीज है जो डूएबल है और ये एक ऐसी चीज है जिसकी हर शख्स को हिंदुस्तान में जरूरत है। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना और मुझे लगा कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सही चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और क्योंकि मैंने अंदर और बाहर दोनों तरफ से पार्टियों को देखा तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन एक्चुअल में कर रहा है मेहनत और कौन दिखावा कर रहा है जनता की नजर में। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो रास्ता चुना। मकसद एक ही है, पॉलिटिक्स में आने का। पॉलिटिक्स एक समाज सेवा है और एक तरीके से अगर कोई इसको ये कहता है कि पॉलिटिक्स में आके कोई करोड़पति अरबपति हो जाता है तो वो सारे लुटेरे हैं। पॉलिटिक्स तो घर फूंक के और समाज के लिए, घर फूंक के समाज के लिए काम करने वाली बात है कि आप अपने परिवार के आगे अगर देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोच सकते हैं तो आप समाज सेवा में आ सकते हैं। पॉलिटिक्स समाज सेवा में ही है। अब जब से आप हरियाणा देख रहे हैं राजनीतिक तौर पर, हालात क्या लगते हैं? कौन सी पार्टी? देखिए, आपको आम आदमी पार्टी तो अच्छी लगती है, पर बीजेपी, कांग्रेस या फिर यहाँ जेजेपी, नेलो, इनमें से अगर बात करें, थोड़ी बहुत विचारधारा आम आदमी पार्टी के साथ या आपके साथ ही कहें, आप पार्टियों में छोड़ दें, आपको कौन सी विचारधारा आम आदमी पार्टी के अलावा थोड़ी बहुत ठीक लगती है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में कि हम मूलभूत सुविधाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कि आजादी के बाद जो तुरंत मिलना चाहिए था वो 75 साल का डिले है उसमें, इसलिए हमारे अंदर तो आग लगी रहती है कि कितना जल्दी कर सकते हैं इस काम को। तो वो विचारधारा है ही नहीं किसी पार्टी की। अब मैं ये कहूं कि जेजेपी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि पूरा 24 घंटे ठेके खुलवा के रखते हैं हरियाणा में, पैसे लूट रहे हैं दोनों हाथों से, मैं कैसे कहूं। अब मैं ये कहूं भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है, जिनके मुख्यमंत्री जमीन पे उतर के किसानों के हाल नहीं पूछ सकते, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ऊपर ऊपर बात करते हैं, जात धर्म के नाम पे बांटते हैं समाज को, मैं उसको कैसे अच्छा बता दूं। ये सारी पार्टियों का जो काम करने का तरीका है वो मुझे, जो मैं मकसद मेरे मन में, वो मुझे मेरे मकसद तक नहीं पहुंचा सकता और वो देश को उसके मकसद तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी विचारधारा के बारे में सोचें भी या कोई अच्छा लगे हमें, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक लक्ष्य है, एक बात सोच रखी है कि देश के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा जब तक नहीं मिलती, मूलभूत सुविधाएं जब तक एक एक व्यक्ति को नहीं मिलती, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, पार्टियों में अब आजकल क्या है, कोई भी अगर चुनाव में खड़ा होता है या कोई पार्टी है, ध्रुवीकरण की बात करती है, जातीय आधार पर सोचती है। अनुराग डांडा किस प्रकार सोचते हैं? मैंने बहुत स्पष्ट अपने विचार आपको बताए कि मुझे लगता है कि जब तक हम जात पात के नाम, अंग्रेज तो यही करते थे। अगर उस टाइम पे हमको आगे जाना होता तो 300 साल में तो फिर हमको भी यूके और यूएस के बराबर पहुंच जाना चाहिए था। अंग्रेज जात पात के नाम पे आपको लड़ाते थे, आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है जब आप अपनी जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, जब आपके भावनाओं को भड़का दिया जाता है तो आप कुछ और सोचने के काबिल नहीं रहते। आप अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोच पाते, आप छोड़िए देश के बारे में और प्रदेश के बारे में सोचना। तो जो ऐसी भावनाओं को भड़का के अपनी राजनीति करते हो वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि सारे समाज के सारे लोगों को, एक एक व्यक्ति को वो बेसिक अधिकार, वो मूलभूत सुविधाएं पाने का हक है। तो कई जगह पे चर्चाएं ये होती हैं कि अनुराग डांडा को हरियाणा में इसीलिए लाया गया है, जो जाट वोट बैंक है उसको साथ के नहीं लाया गया। तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे इंपोर्ट करके कहीं से लाया। आप पत्रकारिता कर रहे थे, उसके बाद आपको राजनीति में तो लाया गया। अपनी जड़ें नहीं छोड़ सकते। मतलब मैं पढ़ने के लिए, मैं अगर रोहतक में पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना गांव छोड़ दिया, अपने लोग छोड़ दिए। अपनी जड़ें नहीं छोड़ सकते आप। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, दुनिया के किसी बड़े से बड़े शख्स को देख लीजिए, उसका सपना यही होता है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और वो ललक जो है इंसान की, वो आपको खींच लाती है। आप, और जब आप सक्षम हो, जब आप कर सकते हो, जब आपको लगता है कि आपने
आप उस स्तर पे हैं कि आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तभी तो हम भी अपनी नौकरी कर रहे थे, हम भी एक तरीके से संघर्ष कर रहे थे, वहां आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे लोगों के लिए। लेकिन जब आपको ये लगे कि अब ये मैंडेटरी है, अब इंतजार नहीं किया जा सकता, सबको इस समर में कूदना पड़ता है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो सारे अपने कॉलेज स्कूल छोड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के सब नहीं कूद गए थे। तो ये तो आजादी का दूसरा संघर्ष है, ये तो करना ही पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा।